फिलहाल हर जगह एक ही चर्चा चल रही है और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के इस केस की। Bank of Baroda, that stock seems to be under pressure and is down nearly 5% as we speak after the PSU lender announced a massive 5,700 odd crore rupees of settlement. जहां पर उन पर बहुत बड़े आरोप थे कि वो $1 बिलियन फ्रॉड में इन्वॉल्व है। अब ये केस देखा जाए तो ये काफी पुराना है, लंबे टाइम से चलता आ रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट था कि वो ये केस जीत ही जाएंगे और इसीलिए उन्होंने जो इंडिया के सबसे महंगे लॉयर है मिस्टर हरीश साल्वे उनको अपॉइंट किया था इस केस के लिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा ये केस जीत जाएगा इस पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस पूरी चीज के लिए उन्होंने कोई प्रोविजन भी नहीं रखा। यानी कि अगर किसी बैंक को लगता है कि कोई केस उन पर चल रही है और वो अगर हार सकते हैं तो वो उसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट प्रोविजन के तौर पे रखते हैं कि ठीक है हार गए तो हमें अमाउंट देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर काफी बड़ी अमाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व थी, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई प्रोविजन नहीं रखा बिकॉज दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये केस वो जीत ही जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो हुआ उसके बिल्कुल विपरीत हुआ, जिसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा को 5,700 करोड़ की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी पड़ी। ये अमाउंट उनके क्वार्टरली प्रॉफिट से भी ज्यादा है और बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। एक जो ट्रस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा उस पर सवाल उठने लगा और इसी केस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को यह भी समझ में आया कि इंडिया और यूएई के बीच कितना फर्क है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए जो पूरा मामला ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लॉ और रेगुलेशन के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी भी। तो बात है 1975 की। उस टाइम BR शेट्टी नाम के एक व्यक्ति इंडिया से यूएई चले गए और वहां पर जाकर छोटा सा क्लिनिक शुरू किया और नाम रखा न्यू मेडिकल सेंटर यानी कि NMC हेल्थ। आपको बता दो कि उस टाइम ये पहली प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी थी यूएई की। इनका सिंपल विजन था कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए यूएई में बहुत सारे बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो उनको एक प्रोवाइड करते हैं और धीरे धीरे एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। तो शुरुआत तो उन्होंने क्लिनिक से की, फिर फार्मेसी बिजनेस शुरू किया, फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट है इसका भी बिजनेस शुरू किया और इन तीनों का इकोसिस्टम बनाकर उन्होंने NMC हेल्थ को आगे बढ़ाया। शुरुआत एक क्लिनिक से की, बाद में 2 और इस तरह से उनकी 200 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यूएई में थी बिजनेस इनका बंद होने से पहले। शुरुआत इन्होंने यूएई से ज़रूर की थी, लेकिन फिर सऊदी में गए, बाकी जो गल्फ कंट्रीज थी वहाँ पर उन्होंने अच्छी खासी प्रेजेंस बनाई और जहाँ तक इनकी ऑपरेशंस की बात है तो यूरोप में भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस बनाई। छोटी सी कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। Today, we have got 200 facilities, 208 facilities in 19 countries, 3,000 doctors, 8.5 million patients a year. इतनी आगे बढ़ रही थी कि 2012 में ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, लंदन का जो इंडेक्स है FTSE 100 जिसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज की 100 सबसे बड़ी कंपनी शामिल होती है, उसमें भी ये कंपनी कुछ टाइम के लिए शामिल हो गई क्योंकि उस टाइम कंपनी का मार्केट कैप करीब 70-75 हज़ार करोड़ का हो गया। कंपनी का रेवेन्यू ले लो, कंपनी का प्रॉफिट ले लो, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, हर एक चीज़ में कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी और इसी के चलते कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ रही थी। एक और चीज़ कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंगली कर रही थी वो ये थी कि कंपनी हर साल लगभग 2-3 कंपनीज को अक्वायर कर रही थी ताकि अपना जो हेल्थ केयर का बिजनेस है उसे बहुत तेजी से एक्सपांड किया जाए। जब लोगों को दिखता है कि यार कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को अक्वायर कर रही है, कई बार कैश एक्विजिशन कर रही है, मतलब कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया कैश है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बढ़िया है, तो हर एक चीज़ वो NMC हेल्थ ने दिखाने की कोशिश की जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी 2019 तक। लेकिन 2019 में इनके पीछे शनि लग गया। एक बंदा है जिसका नाम है कार्सन ब्लॉक। ही इज़ अ वेरी फेमस शॉर्ट सेलर और वो एक कंपनी चलाता है जिसका नाम है मडी वाटर्स। मडी वाटर्स भी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अब ये आपने हिंडनबर्ग का नाम सुना होगा जिन्होंने अदानी ग्रुप पर बहुत बड़े बड़े आरोप किए थे और फिर शॉर्ट सेलिंग करके वहाँ से पैसा भी कमाया था। तो ये भी वैसे ही एक शॉर्ट सेलर है। इनका काम होता है कि कुछ फॉरेंसिक एनालिसिस करना, ऐसी चीज़ें बाहर लाना जो लोगों को पता नहीं है, जिससे लोग शॉक हो जाएंगे और जैसे ही वो चीज़ बाहर आएगी शेयर प्राइस टूट जाएगी और जैसे ही फिर शेयर प्राइस गिर जाती है शॉर्ट सेलर्स को उससे फ़ायदा होता है। लेकिन ये जो बिजनेस मॉडल है शॉर्ट सेलर्स का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इस प्रोसेस में उनको फ्रॉड को ढूंढना पड़ता है कि कौन सी कंपनी गड़बड़ कर रही है, क्या कर रही है। अगर मैं मडी वाटर्स की बात करूँ तो आपने एक कंपनी का नाम ज़रूर सुना होगा, लकिन कॉफ़ी। अब ये एक चाइनीज़ बहुत फास्ट मतलब स्टारबक्स को कम्पीट करने वाली कंपनी थी। इनका बिजनेस मॉडल स्टारबक्स से थोड़ा अलग था कि बैठने की जगह नहीं, आप ले लो और भगो यहाँ से। तो कुछ इस तरह का काम करते थे। फिर चाइना के बाद US और हर जगह ये काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड करने लगे। US स्टॉक एक्सचेंज पर भी वो लिस्ट हो गए, लेकिन वहीं पर मडी वाटर्स ने उनको पकड़ लिया कि भाई आप फेरफार कर रहे हो, कंपनी के फाउंडर्स ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि हाँ यार सही में ऐसा हुआ है। तो कंपनी के जो दोनों फाउंडर उन्हें भगा दिया कंपनी ने और बाद में फिर कंपनी को भी डिलिस्ट करना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें, मडी वाटर्स काफ़ी फेमस है इन चीज़ों के लिए। अब 2019 में क्या हुआ कि कार्सन ब्लॉक की नज़र पड़ी NMC हेल्थ पर। वो देख रहा था यार इतने बड़े बड़े एक्विजिशंस हो रहे, ये हो रहे वो हो रहे, और ये शॉर्ट सेलर ने एक चीज़ समझ ली है अब ये कि अगर कोई कंपनी बहुत तेज़ी से
एक्विजिशन कर रही है तो हाई चांसेस है कि वहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। तो इनकी नज़र भी इस पर गई। जब कंपनी के एक्विजिशंस को देखा तो पता चला कि यार बहुत सारी कंपनीज नाम मात्र है, कुछ एक्चुअल में कर ही नहीं रही है, जहाँ से उनके डाउट बढ़े। फिर धीरे धीरे अपना एनालिसिस उन्होंने आगे बढ़ाया तो पता चला कि कंपनी फाइनेंशियल मैनिपुलेशन कर रही है। अंदर कंपनी पूरी तरह से खोखली है, कुछ हो नहीं रहा है, और ये जो शॉर्ट सेलर होते हैं ना वो एक्चुअल में अंदर जाके कंपनी की पूरी इंक्वायरी करते हैं, सब करते हैं। इन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जिससे मार्केट शॉक हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा। फिलहाल मार्केट एक करेक्शन मोड में है और ऐसे टाइम में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यही समय सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अगर आप सही रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें तो ऐसे फेजेस आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का बेस्ट चांस देते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि हर किसी के पास रिसर्च करने का टाइम नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है इकाशी प्रो। इकाशी प्रो में रिसर्च का काम हमारा और इन्वेस्टिंग का डिसीजन आपका। हर महीने हम आपके लिए वेल रिसर्च स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और अगर किसी महीने स्टॉक में ज्यादा करेक्शन आता है तो उस केस में हम 2 स्टॉक्स भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपके इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा। और हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और रिसर्च का काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहते हैं तो इकाशी प्रो आपके लिए है। इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। 6 मंथ्स प्लान जिसमें आपको 6 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे और 12 मंथ्स प्लान जिसमें आपको 12 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए मिलेंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। सो सी यू इन द कम्युनिटी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर मडी वाटर्स ने 2 चीजें ऑब्जर्व की। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहले उन्होंने एक फ्लो ऑब्जर्व किया कि एनएमसी हेल्थ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर से मेडिकल का इक्विपमेंट लंबे टाइम से ले रही है, लेकिन इनके बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये कुछ नॉर्मल ट्रांजेक्शंस नहीं है। इसमें से बहुत सारे जो मेडिकल सप्लायर है वो उनका कोई सप्लाई का बिजनेस ही नहीं है, वो बस नाम मात्र कंपनीज है। अब ये जब मडी वाटर्स को पता चला तो दे वर शॉक कि यार कि ये क्या हो रहा है, जो कंपनी सप्लाइंग का काम ही नहीं कर रही है उनको फिर एनएमसी हेल्थ पैसे कैसे पे कर रही है। तो जब उन्होंने इसके अंदर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर है इसमें से बहुत सारी कंपनी शेट्टी के ही नाम पर थी। तो फिर सवाल उठने लगा कि एनएमसी हेल्थ अगर इन कंपनी से माल ले रही है जो बस नाम मात्र कंपनी से, जिसका सिंपल मतलब है कि एनएमसी हेल्थ के पास कोई सामान आ ही नहीं रहा है लेकिन पैसा जा रहा है बाहर, तो उन्होंने एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाला कि दिस इज बेसिकली कि जो मिस्टर शेट्टी है कंपनी के फाउंडर, वो बेसिकली अपनी कंपनी को पिगी बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी पैसा है एनएमसी हेल्थ के पास वो शेयर होल्डर्स का पैसा है, कंपनी का प्रॉफिट है, उससे किसी भी तरह से अपनी कंपनीज को ट्रांसफ़र करो। और ये इन्होंने सिंपल तरीके से नहीं किया कि बस ट्रांसफ़र कर दिया। इन्होंने क्या किया कि ये जो मेडिकल सप्लायर कंपनीज थी इन्होंने फेक इन्वॉइसेस रेज की एनएमसी हेल्थ को कि भाई हमने 100 करोड़ का माल आपको बेच दिया, आप 100 करोड़ दे दो। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस थी इतनी सीधी सादी इन्होंने रखी नहीं। ये क्या करते थे कि इन्होंने बीच में ना सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग क्या होता है कि अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो लेट से आप एक सप्लायर हैं और आप मुझे एक सामान प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ, तो आपने मुझे लेट से 10 करोड़ का सामान दे दिया है। अब जनरली मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि तुरंत आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, लेकिन एज अ सप्लायर आपको तो तुरंत पैसों की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाले किसी बैंक को पकड़ोगे और उनको बोलोगे कि देखो भाई प्रसाद मुझे पैसे देने वाला है 2 महीने बाद, आप एक काम करो तब तक मुझे पैसे दे दो, मतलब आपको पैसे दे दो। तो आप बैंक को क्या कहोगे कि देखो प्रसाद मुझे पैसे देने वाला है 2 महीने बाद। तो मीनवाइल बैंक से आप रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपको पैसा दे दे और 2 महीने बाद वो पैसा मेरे से रिकवर कर ले। सिंपल, मतलब आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा, मैं जो 2 महीने बाद देने वाला हूँ मैं 2 महीने बाद ही दूंगा, और बीच में क्या है कि बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इस केस में जो बैंक गारंटीज आती है वो मेरे पर आएगी क्योंकि पैसा तो मेरे को देना है जो मैंने अभी तक दिया नहीं है, 2 महीने बाद देने वाला हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के बड़ी बड़ी अमाउंट्स यहाँ पर आने लगी। पता चला कि एक अमाउंट तो $335 मिलियन की थी, लगभग 3000 करोड़ की उस टाइम, और इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स के सप्लाई चेन फाइनेंसिंग चल रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली बैलेंस शीट पर ये दिख नहीं रहा था क्योंकि अल्टीमेटली अगर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग यहाँ पर चल रही इस पूरी प्रोसेस में तो बिल तो मेरे नाम पे फटेगा क्योंकि मुझे पैसे देने हैं। लेकिन ये जो कर्जा है, इट्स अ लाइबिलिटी बेसिकली, ये कर्जा बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा था। अब ये जो सारी चीज़ें अपने रिसर्च में उनको मिली तो उन्होंने 2 चीज़ें समझ ली कि एक तो कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है कंपनी उससे बहुत कम दिखा रही है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है बिकॉज सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, ये जो पूरा कार्यक्रम ये एनएमसी हेल्थ कर रही है ये बेसिकली क्या कर रही है, कंपनी का पैसा प्रमोटर की कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है।
और उन पैसों से शेट्टी जो है कंपनी के फाउंडर वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने एक प्राइवेट जेट खरीद लिया उन पैसों से, और उन्होंने बाद में ट्रैवल एक्स जो कि एक मनी ट्रांसफर कंपनी है उसे उसमें अच्छा खासा स्टेक खरीद लिया। उन्होंने बड़े बड़े विलास, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज यूएई में, दुबई में, अबू धाबी में खरीदना शुरू की। अब ये जब चीज़ें बहुत सारी चलने लगी तो मडी वाटर्स को क्लियर कनेक्शन दिखा कि भाई एनएमसी हेल्थ से पैसा निकाल रहे हैं और इधर उधर डाल रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट पब्लिश की कि देखो एनएमसी हेल्थ पूरी तरह से खोखली कंपनी है, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, सारे इनके पास साथ जो सप्लायर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है, तो बस नाम के लिए दिख रहा है कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन सब ये फेक है, नकली है। जैसे ही ये चीज़ बाहर आई, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी लिस्टेड थी, धड़ाधड़ शेयर प्राइस गिरने लगी। NMC was attacked by Muddy Waters and a demolition ensued on the stock price. Take a look. This fire was lit, as it were, back at the end of December. The stock price down by nearly 60%. इतनी गिरने लगी कि स्टॉक ही डिलिस्ट हो गया, बाद में शेयर होल्डर का पूरा पैसा डूब गया, पूरा का पूरा। अब ये जब सारी चीज़ें हो गई तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई इंडिया में हुआ स्कैम नहीं था कि ठीक है कंपनी ने कुछ स्कैम कर दिया, स्टॉक डिलिस्ट हो गया, कहानी खत्म। यहाँ पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है और बैंक ऑफ बड़ौदा का रोल भी यहीं पर आता है। अब यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आप देखोगे तो इस स्टोरी में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका अब तक है ही नहीं। उनका इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्ट था। कैसे? तो देखिए, जैसे ये केस बाहर आया तो दो सरकारें ऊपर आ गई, एक थी यूएई की सरकार, वहाँ के लॉज, और दूसरी थी यूके की सरकार और वहाँ के लॉज, क्योंकि ये कंपनी यूएई की थी लेकिन लिस्टेड लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर थी, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया इन सारी चीज़ों पर। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हाँ यार, कंपनी जो कर रही है बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जब उनको लगता है कि कंपनी पूरी तरह से गड़बड़ वाली है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर हायर करते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि भाई ये क्या गलत हुआ है ये पता करो, और पता करने के बाद जो जो पार्टीज़ को पेमेंट मिलना है, जो जो फंसे इसमें, जिनका पैसा डूब गया, उनको पैसा रिकवर करके दे दो। जो जो बैंक फंसी हुई है उनको हेल्प करो, और शेयर होल्डर को और बाकी लोगों को भी जितनी हेल्प हो सकती है उतना करके दे दो। तो इन्होंने अल्वारेज एंड मार्शल नाम की एक कंपनी है जिसको हायर किया और उसको काम दिया कि भाई तुम एडमिनिस्टर करो और पता करो किस किस की गलती है। अब अल्वारेज एंड मार्शल ने फिर इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो इन्वेस्टिगेशन में इन्हें पता चला कि एनएमसी हेल्थ बेसिकली बहुत ही शातिर कंपनी थी। ये जो इनका कार्यक्रम चल रहा था ये 2012 से चल रहा था, जब ये पहली बार लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी। ये कंपनी क्या कर रही थी, तो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने पास रख रही थी, दो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, एक दिखाने के लिए और एक छुपाने के लिए। तो छुपाने वाले में ये जो मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन फाइनेंसिंग आ गई, कुछ गड़बड़ी वाले घोटाले वाले जो काम है वो छुपा के रखो, और पब्लिकली वही दिखाओ जैसे किसी बैंक से लोन लिया हो जो सही में प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, वो दिखाने के लिए दिखाओ। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, लगभग $2 बिलियन का जो लोन है वो दिखाया अपनी बैलेंस शीट पर, जो कि बिजनेस के हिसाब से सही था, और बाकी फाइनेंशियल्स फिर ये छुपा कर रखते थे कि किसी को दिखाना ही नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन में जब ये अल्वारेज मार्शल चेक कर रहे थे तो इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि ये सारी चीज़ें 3 लोगों को पता थी। एक तो मिस्टर शेट्टी को, लेकिन शेट्टी ने क्या बोला, नहीं भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी रोल है वो CEO का है मेरे, उसने मेरे पीठ पीछे झूठी सिग्नेचर मारी और ये सारा कार्यक्रम कांड उसने किया है। फिर इन्वेस्टिगेशन करते करते CEO के पास पहुंच गए कि भाई आपके फाउंडर तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। तो उस टाइम कंपनी के CEO थे प्रशांत मंगट। इन्होंने ये कहा कि देखो भाई मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं इस बारे में, ये तो पूरा जो कांड है ये तो फाउंडर ने किया है, वो तो मुझे बस ऐसा करने बोलते थे तो मैं बस कर रहा था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो यानी ये बोल रहा था इसने किया, वो बोल रहा था उसने किया था। लेकिन तीसरी पार्टी जहां पर इसमें इस फ्रॉड में इन्वॉल्व लगी अल्वारेज एंड मार्शल को, वो थी बैंक ऑफ बड़ौदा। अब सवाल ये आता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का इसमें क्या लेना देना? तो बहुत बड़ा लेना देना था। एक तो सबसे पहली बात, ये जो मेन अकाउंट था, बैंक अकाउंट एनएमसी हेल्थ का, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में था। इसी के जरिए इनके सारे ट्रांजैक्शंस होते थे। और सिर्फ नॉर्मल ट्रांजैक्शंस ही नहीं, BR शेट्टी की जितनी भी फेक कंपनीज थी, शेल कंपनीज, नकली कंपनीज, उन सबके अकाउंट्स भी कहाँ पर थे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। अब ये इस बैंक के पास वो क्लियर पिक्चर था कि कहाँ से पैसा आ रहा है और वो कहाँ जा रहा है। और इन्हें मतलब अल्वारेज मार्शल का पूरा एक आरोप था कि बैंक ऑफ बड़ौदा को एक्चुअल में पता भी था कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने आरोप जो लगाए वो इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड के लगाए, और उसके अगेंस्ट में बोला कि देखो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा आप इसमें इन्वॉल्व हो और आपको इसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को शुरुआत में लगा कि ठीक है यार ये जो आरोप लगा रहे हैं ये कुछ ज़्यादा कोर्ट में टिकेंगे नहीं, ये बस बोल बच्चन कर रहे हैं, तो हम अच्छा सा एक लॉयर लगा देते थे। इन्होंने इंडिया के जो सबसे एक्सपेंसिव लॉयर माने जाते हैं मिस्टर हरीश साल्वे, उनको अपॉइंट किया और उनको बोल दिया कि आप ये देख लो। अब यहाँ पर हालांकि बैंक को शायद उसकी सीरियसनेस नहीं पता थी, क्योंकि बैंक ने तो प्रोविजन भी नहीं रखा था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मिस्टर साल्वे इस केस की सीरियसनेस जानते थे। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे इस अल्वारेज एंड मार्शल ने ऐसे कुछ प्रूफ निकाले इस प्रोसेस में, जिससे फिर बैंक भी शॉक हो गई और साल्वे जी भी शॉक हो गए। अब इसी में अभी हुआ क्या था कि अभी अप्रैल मंथ की बात है, साल्वे जी कोर्ट में किसी और केस को देख रहे थे और उन्होंने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आप मुझे मई और जून का प्लीज़ टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे तब यूएई जाना है
बैंक ऑफ बड़ौदा के केस का, अगर मैं वहाँ पे नहीं किया तो दे विल डाई। तो उन्होंने ऐसा मस्ती मजाक में बोला, मतलब कि केस काफ़ी एक सीरियस मोड पर आ चुकी थी। अब क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ पर जो अल्वारिस मार्शल है उन्होंने कुछ प्रॉपर चीज़ें यहाँ से निकाल कर लाई। उन्होंने सब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में उनको ये पता चला है कि जो BR शेट्टी की कंपनी थी, शेल कंपनीज, उनका प्रॉपर KYC नहीं हुआ है। उनको ऐसे ही उनके अकाउंट खोले गए और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स उनके नाम पे किए गए। अब देखिए, जनरली हर कंट्री कोशिश करते कि आपके बैंक रेगुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब देखिए UAE में जो मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें हैं वहाँ के लिए लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट और अलर्ट्स भी आते हैं बैंक्स को। तो ऐसे में जब ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे NMC हेल्थ से BR शेट्टी की कंपनीज में, तो बैंक को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे अलर्ट्स आने लगे रेगुलेटर से कि देखो यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है और ऐसे अलर्ट्स कितने आए? तो ऐसे अलर्ट्स इनको हज़ारों में आए। अब वो अलर्ट भेजने के बाद जो रेगुलेटर होता है वो बैंक पर पूरा भरोसा करता है कि देखो यार, बैंक बता देगी अगर कुछ गड़बड़ है तो बैंक बता देगी, अगर नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, क्योंकि बैंक ने अगर बोल दिया कि कोई गड़बड़ नहीं है, ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, तो ठीक है, डन है। तो बैंक पर पूरा 100% यहाँ पर ट्रस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्वारिस एंड मार्शल ने ये फाइंड आउट किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ ने हंड्रेड्स ऑफ अलर्ट्स फटाफट क्लियर कर दिए। उन्होंने डेट के साथ ये डेटा निकाला कि 2014 में एक दिन में सिर्फ 75 मिनट्स में, यानी 1.5 घंटे से भी कम टाइम में, इन्होंने 907 अलर्ट्स क्लियर कर दिए कि भाई कोई गड़बड़ नहीं है। इतने सारे अलर्ट्स आ रहे थे इनको। फिर 2017 में 583 अलर्ट्स इन्होंने सिर्फ 2 घंटे में क्लियर कर दिए, जिससे अल्वारिस एंड मार्शल ने पूरा आरोप लगाया कि आपको सब दिख तो रहा था, लेकिन आपने क्योंकि ये क्लियर किया इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, इसलिए ये फ्रॉड पहले पकड़ा नहीं गया। तो आरोप बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्या लगे कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करने में, राउंड ट्रिपिंग करने में, ये पूरा फ्रॉड होने में एक तरह से आपकी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो भी है इन्वॉल्वमेंट है, और आप अगर पहले ही अलर्ट करते और सही से अपना काम करते तो ये फ्रॉड पहले ही पता चलता। अब जैसे ये इतने सारे प्रूफ्स इस केस में आ गए, वहाँ से सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई। जो कॉन्फिडेंस बैंक ऑफ बड़ौदा को था, क्योंकि वो केस लड़ रहे थे, देखो अगर उन्हें पहले ही पता चलता कि हम केस हारने वाले हैं तो इस तरह की कंपनीज या बैंक्स पहले ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने केस शुरू होने दिया इस कॉन्फिडेंस में कि हम ये जीत जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे जो प्रूफ्स है, मतलब उनके अगेंस्ट में बहुत सारे मिलने लगे, उसके बाद मतलब अब देखिए, ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है यहाँ पर कोई भी कंपनी या बैंक उसके कंडीशंस नहीं बताती। लेकिन एक चीज़ तो एक ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप केस लड़ रहे हो और बीच में अचानक बोल रहे हो कि चलो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, तो आप सही हो या गलत हो, ये तो आपको पता चल गया होगा कि इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा सही या गलत है, आपको पता चल गया होगा। और अमाउंट भी सेटलमेंट की छोटी मोटी नहीं थी। बहुत सारी बैंक्स ने यहाँ पर लोन दिए थे, तो उनका पैसा रिकवर करके उन्हें देना, ये काम अल्वारिस मार्शल को उन्होंने दिया था वहाँ के रेगुलेटर्स ने। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इंडियन रेगुलेशन और बाहर के रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है। इंडिया में अभी लेट से राजेश एक्सपोर्ट्स की चीज़ें बाहर आई और हर दूसरे तीसरे दिन सेबी की रिपोर्ट आ जाती कि ये कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर ली, इसने फ्रॉड किया, वो कर लिया। लेकिन व्हाट हैपन्स, जब रिकवरी की बात आती है तो हार्डली कभी पैसा रिकवर होके मिलता है बैंक्स को, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ वहाँ पर राहत मिलती है, ऐसा हार्डली कभी होता है। लेकिन जो बाकी कई सारी कंट्रीज है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट शेयर होल्डर्स, कि हमारे जो आम लोग हैं जो शेयर होल्डर है इस कंपनी में, उनके हक को, उनके राइट को हमें सही से सर्व करना है, और उसके लिए जिस लिमिट तक हम जा सकते हैं उस लिमिट पर जाएंगे और पैसा रिकवर करेंगे। इसलिए सरकार वहाँ पर ये केस लड़ रही है जस्ट टू रिकवर मनी फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि उस पैसों से कुछ बैंक को पैसा वापस दिया जाए, और भी जो स्टेक होल्डर्स वगैरह इस पूरी NMC हेल्थ में थे उनको हेल्प की जाए, जिन्होंने जेन्युइनली ये सारी चीज़ें देखकर उसमें इन्वेस्ट किया लेकिन फंस गए। क्योंकि वहाँ की सरकार ये भी समझती है कि अगर ये फ्रॉड नहीं पकड़ा गया अब तक, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी थी कि उसको पहले पकड़ना और उसे कंटिन्यू नहीं होने देना। और इसके बाद आपने कुछ कई सारे रील्स भी BR शेट्टी पर देखी होगी कि कैसे उनसे जो भी उनकी लैंड है, विला है, उनकी 7 रोल्स रॉयस है, सभी को जब्त कर लिया गया ताकि जो राइट पार्टीज हैं उनका पैसा रिकवर हो सके। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि इंडियन बैंक्स किस तरह की इमेज हमारी वर्ल्ड लेवल पर बना रहे हैं। क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो HDFC बैंक पर भी कुछ इसी तरह के आरोप लगे थे कि उन्होंने कई सारे NRIs को वहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ में गलत तरीके के प्रोडक्ट्स बेच दिए, 81 बॉन्ड्स बेच दिए, ये बोल के कि FD जितने सेफ हैं। उनका पैसा जब डूब गया तो उन्होंने आरोप लगाया, तो पता चला कि हाँ, बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने गलत तरीके से उसे सेल किया। अब इस तरह की चीज़ें जब इंटरनेशनल लेवल पर होने लगती है तो सिर्फ उस बैंक की या फिर उस कंपनी की इमेज नहीं डैमेज होती है, बल्कि पूरी इंडिया की इमेज भी डैमेज होती है। तो मुझे लगता है कि इसे सीरियसली लेकर हमारी सरकार को भी कुछ कदम ज़रूर उठाने चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ें कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी करने की हिम्मत ना करे। नहीं तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर इसी तरह की चीज़ें चलती रही तो हमारी इमेज यही बन जाएगी कि इंडियंस इज इक्वल टू फ्रॉडस्टर्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो मडी वाटर्स और कई सारे शॉर्ट सेलर्स दुनिया में हैं, ये इनका प्राइम टारगेट उन कंट्रीज़ की कंपनीज़ को होता है जहाँ पर तुरंत उस पर एक्शन हो, इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि जब एक्शन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर उनका रिसर्च सही में सही साबित होता है
तो सही में फिर वो कंपनी पकड़ी भी जाती है, शेयर प्राइस गिरती भी है और उन्हें प्रॉफिट भी मिलता है। अब इस तरह की चीज़ें यूएस में काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। लेकिन अगर इंडिया में अगर बात करें तो हिंडनबर्ग ने 1-2 कंपनीज इंडिया में टारगेट की थी, उसके बाद और 1-2 ग्रुप ने वेदांता ट्राई किया था, वॉइसरॉय रिसर्च था जो भी एक शॉर्ट सेलर है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ने इंडिया में ट्राई किया है, लेकिन उन्हें एक ही चीज़ पता चली कि बाद में सही तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ कुछ और उन्हें फ़ायदा भी नहीं मिला एक्चुअली। तो जिसके चलते अभी रिसेंट टाइम में देखोगे तो कोई जनरली जो शॉर्ट सेलर कंपनीज है, इंडिया में इतनी सारी कंपनीज, इतना फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पर आने के बजाय राइट नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द यूएस मार्केट ओनली। और वहाँ पर अगर आप लिस्ट देखोगे मडी वाटर्स की तो काफ़ी बड़ी है। इन्होंने कनाडा और यूएस में बड़ी बड़ी कंपनीज, फेयरफैक्स होगी उस पर भी कुछ आरोप लगाए थे, सोफी टेक्नोलॉजी जो कि डेटा सेंटर में बहुत बड़ा प्लेयर है, उन पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं। अब कई सारी चीज़ों में उसके इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी चल रही है। तो मेरा आपसे आज ये सवाल है कि अगर आप एक शॉर्ट सेलर होते और इस तरह की फर्म चलाते तो किस कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस आप करना पसंद करते जिस पर आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस जाते जाते इकाशी प्रो की ऑफर को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और आई होप कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पूरा केस है ये आपको भी सही से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई और इसीलिए आप देखोगे तो अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर प्राइस पर उसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, जबकि ये जो होल है काफ़ी बड़ा है। आई मीन इट्स नॉट अ 500 और 1000 करोड़ का सेटलमेंट, इट्स अ 5700 करोड़ का सेटलमेंट जिस पर कोई शब्द, कोई ज़्यादा डिटेल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नहीं आई है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट पूरी चीज़ें बताना कि क्या सही हुआ, क्या गलत हो गया, अगर गलती हुई तो क्या हुई है और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो इसके लिए वो क्या करें। क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले भी देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप, उसको बैन कर दिया था आरबीआई ने कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पर आरबीआई के कुछ भोपाल के एम्प्लॉयज़ वहाँ पर गड़बड़ घोटाला कर रहे थे, कुछ लोगों के पैसे निकाल रहे थे और ये सारी चीज़ें भी इंडिया में बहुत बढ़ रही है। आईडीएफसी बैंक की केस देख लो, किसी बैंक ऑफिसर ने ही सरकार का पैसा ही गायब करने की कोशिश की थी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, हालांकि सरकार ने पैसा वापस रिकवर कर लिया क्योंकि सरकार थी, लेकिन आम आदमी का अगर पैसा फंसता तो क्या वो उसी तरह से वापस आता? बिल्कुल नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बढ़ रही है। इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि जहाँ पर आरबीआई को और ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए और शेयर होल्डर्स को बचाने के लिए आरबीआई और सेबी दोनों को मिलकर कुछ नई चीज़ें यहाँ पर ज़रूर लानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको इथेनॉल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि हर जगह E20 की बात हो रही है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा इथेनॉल की। ऐसे में मैं क्यों कह रहा हूँ कि यू शुडंट, तो उस पर एक डिटेल वीडियो कल या परसों आ जाएगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।